एक साल खत्म होता है। इनफैक्ट 9 या 10 दिसंबर को विश्वनाथ जी ने सबसे पहले बात करी 2023 में। और इससे पहले कि मैं आगे कुछ कहूँ, आई थिंक ये मेरी जीत नहीं है, ये विश्वनाथ जी की जीत है, ये विश्वनाथ जी के हौसले की जीत है, ये कुमुद जी के ज्ञान की जीत है, ये आदर्श जी की क्लैरिटी की जीत है, ये अनिल जी की परसिस्टेंस की जीत है कि जब भी मेरे से मिलने आए एक पॉइंट को उन्होंने 5-5-6 बार भी हमें समझाया कि हमारी जीत नहीं मानी जाएगी। ऐसा आई थिंक हर किसी की जीत है, हर एक बंदे की जीत है जिसने इस टीम पे, विश्वनाथ जी पे भरोसा किया। और विश्वनाथ जी और कुमुद जी और आदर्श जी, अनिल जी पे सब पे हर तरह से इन्होंने अपना ट्रस्ट रखा। और उसके बाद देखिए अब अल्टीमेटली तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो हम चाहते थे एग्जैक्टली वही दे दिया कि दोनों कोर्सेज को इक्विवेलेंट किया जाए। इस चीज पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निर्णय दे दिया। अब इसके बाद काफी सारे प्रश्न कल से और आज भी दिन में, इनफैक्ट आज भी मेरे पास कम से कम 500 से 550 के करीब मिस्ड कॉल्स हैं, लेकिन मैं कोर्ट में था आज पूरे दिन तो मैं रिसीव नहीं कर पाया। और सब लोग जो भी सुन रहे हैं इस माध्यम से, मैं उन तक भी ये बात पहुंचाना चाहूंगा कि जानबूझ के नहीं ऐसा होता कि फोन ना उठाऊं, बट कभी कभार हियरिंग्स में इतना ऑक्यूपाइड होता हूं कि नहीं उठा पाता। बट इसलिए जब ये विश्वनाथ जी का दरख्वास्त आई कि आप इसको प्लीज एक बार लाइव आइए, हमारे साथ आइए, और सेलिब्रेशन तो एक अलग चीज है जो कि चल रही है। और जिस तरह से हमने इस केस को सब लोगों ने मिलकर एक ओवरटर्न किया है जो कि नामुमकिन था, खास करके इस पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस में नामुमकिन ही था और आज तक नहीं हुआ, इस बेंच के साथ तो नहीं हुआ आज तक। तो उस एक्सटेंट तक जाके अगर कोई चीज एक नया जीवन सबको मिला है कहीं ना कहीं, तो उसमें डेफिनेटली सब लोग का प्रशंसा की जितनी ज्यादा की जाए उतनी कम है। बट एट द सेम टाइम हमें ये भी समझना चाहिए कि हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। लड़ाई क्यों खत्म नहीं हुई है कि सिर्फ उत्तराखंड एक ऐसा स्टेट है जहां पे इसकी एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में आई, बट बाकी सारे स्टेट्स में सुप्रीम कोर्ट का 28/11/2023 के ऑर्डर के बाद उसके बेसिस पे सब स्टेट्स ने, ज्यादातर सब स्टेट्स ने नोटिस निकाल के एनआईए और डीएलएफ को बाहर करना स्टार्ट कर दिया या ना कंसिडर करना स्टार्ट कर दिया। एक जो चीज वो हेयरिंग में कल काफी अच्छी हुई, जबकि स्टेट ऑफ उत्तराखंड, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल और काफी सारे स्टेट्स ने हमें अपोज किया इस चीज पे कि जो इसका इफेक्ट है कि दोनों कोर्स इक्विवेलेंट है हर माने में। अगर जो कोई 10 अगस्त 2017 में इन सर्विस में था, जो कि मैं मानता हूँ कि हमने जिनको रिप्रेजेंट किया वो सारे ही थे, उसके अलावा भी जिसने भी एनआईए से कोर्स दिया होगा, मैं तो ये मानता हूँ कि सारे ही होंगे। ऐसा कोई नहीं होगा जो इन सर्विस ना हो और उसने कोर्स ले लिया, बिकॉज स्टेट का रूल था, स्टेट का कहीं ना कहीं ये रोल था कि आप जितने भी इन सर्विस टीचर्स है वो एनआईए को दीजिए और उसके बाद स्टेट को ये डेटाबेस प्रिपेयर करना था। तो अगर कहीं ना कहीं स्टेट ने ऐसे किसी का नाम दिया जो इन सर्विस नहीं था, तो वो स्टेट की फॉल्ट है। तो इसलिए मेरे हिसाब से तो 12 के 12 लाख लोगों ने जिन्होंने एनआईए से डीएलएड किया है वो सबके सब इन सर्विस थे। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने साफ शब्द में यही बोला है कि जो इन सर्विस थे, जो कि सब लोग थे ही, उनके लिए ये 18 महीने का कोर्स रेगुलर कोर्स के बराबर माना जाएगा, नई भर्ती के लिए, न्यू रिक्रूटमेंट्स के लिए, प्रमोशंस के लिए और किसी भी पर्पस के। यानी कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बोला कि दोनों कोर्स सेम है, इक्वल है। ये साफ शब्दों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कल कह दिया ऑर्डर में। अब उसके बाद जिस स्टेट में 28 रिक्वेस्ट किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से कि इसका जो इफेक्ट है वो 28/11/23 से दिया जाए, कि 28/11/23 से दोनों कोर्स सेम माने जाए, बिकॉज 28/11/23 से पहले दोनों कोर्स सेम माने जा रहे थे, बिकॉज जो उत्तराखंड का हाईकोर्ट का जजमेंट था जिसमें बोला कि दोनों कोर्सेज को आप इक्विवेलेंट मानिए, उस पर कोई स्टे नहीं था। और 28/11/23 एक डेडलाइन या कट ऑफ डेट थी जिसके बाद कोर्सेज को इक्वल नहीं माना गया। तो कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बोला कि जो क्लैरिफिकेशन आज उन्होंने दी है, कल दी है 10/12/2024 को, इसका जो एप्लीकेबिलिटी होगी वो होगी 28/11/2023 से। अगर 28/11/2023 से होगी, यानी कि एक भी दिन के लिए उत्तराखंड के अलावा इस अनइक्विवेलेंस यानी कि दोनों कोर्सेज को सामान्य ना मानना, एक भी दिन के लिए किसी भी स्टेट का इफेक्ट जा चुका है। ऐसा कोई भी स्टेट नहीं है उत्तराखंड के अलावा जहां पे इस कोर्स को एक भी दिन के लिए आज की डेट में इनवैलिड माना जाए। From 2019, 31st March 2019 till today, because of yesterday's clarification, कल की clarification की वजह से ये कोर्स अब इक्विवेलेंट हो चुका है with effect from 31st March 2019 till November 2023 and then from November 23 till today ये कोर्स वैलिड है। एक भी दिन ऐसा नहीं है जिसको जहाँ पे इन दोनों कोर्सेज को इक्विवेलेंट ना माना जाए। हाँ, उत्तराखंड में ऐसा हुआ था कि पहले उत्तराखंड वालों में उन्होंने रिट पिटीशन फाइल करी, पहले स्टे मिला, फिर वो स्टे विकेट हुआ, फिर सब्जेक्ट टू आउटकम हुआ, तो बीच में कुछ पीरियड है उत्तराखंड में जहाँ पे इसको इक्विवेलेंट ना माना गया। और कल की वीडियो में आप लोगों ने ये भी देखा कि काफी ज्यादा ऑपोजिशन हुआ, उसके बाद भी कोर्ट ने क्लैरिफिकेशन दिया। अब इस क्लैरिफिकेशन का इफेक्ट क्या होगा, ये सबसे ज्यादा चिंता का या सबसे गर्म विषय है आज की डेट में, क्योंकि कई स्टेट्स में इसकी वजह से डिस्टर्ब हुई थी।
अब वो सारी की सारी रिक्रूटमेंट्स रीओपन होंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये बैक डेट से एप्लीकेबल है। तो इसलिए जितनी भी रिक्रूटमेंट्स हैं, चाहे वो TRE 2 हो, TRE 3 हो बिहार की, चाहे वेस्ट बंगाल की हो, चाहे किसी भी स्टेट की हो, चाहे असम की हो, जहां जहां 28/11/23 के बाद रिक्रूटमेंट इस ऑर्डर की वजह से, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की वजह से इफेक्ट हुई थी, वो सारी की सारी अब डिजर्व करती है रीओपन होने के लिए। क्यों रीओपन होने के लिए? दो कारणवश। एक कारण ये है कि जहां पे NIOS DELED वालों को NIOS DELED के छात्रों को जहां पे अप्लाई करने का मौका नहीं मिला, वहां पे अब उनको रीओपन करा के फिर से अप्लाई करने का मौका दिया जाना चाहिए। और जहां पे उन्होंने अप्लाई किया, जैसे उत्तराखंड में कि हमको बोला कि अगर आपने 2021 में और उससे 2024 से पहले वाली भर्ती में अप्लाई किया हो तो आपको रीअप्लाई करने की जरूरत नहीं। वहां पे फ्रॉम डे वन, यानी कि फॉर एग्जाम्पल उत्तराखंड की 2024 की भर्ती है, क्योंकि वो 28/11/23 के बाद है, उसमें पहली अपॉइंटमेंट से लेकर सारी की सारी लिस्ट फिर से बनाई जाने का इसका तात्पर्य या इसका इंटरप्रिटेशन है कि अब उसका एक्सरसाइज स्टेट को लेनी पड़ेगी कि फर्स्ट अपॉइंटमेंट से फिर से लिस्ट बनाई जाए, और जितने भी NIOS DELED वाले जिन्होंने अप्लाई किया है, नहीं किया, जिनके लिए खुलती है, उनको कंसिडर करके फिर फ्रेश मेरिट लिस्ट बनाई जाए। इसका ये कहीं ना कहीं पर्पस है, इसका कहीं ना कहीं ये इंटरप्रिटेशन है। जो बिहार है और जो यूपी है उनके लिए थोड़ा सा इजी है, बिकॉज उनके लिए ट्रांसफर पिटीशन अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, तो वो अपनी बिलीफ को चाहे TRE 2 की हो, चाहे TRE 3 की हो। और ये अभी मेरे को इनफैक्ट बिहार वाले लोगों से काफी रिक्वेस्ट आई थी, तो मेरे को उनके साथ अलग मीटिंग लेनी है, बिकॉज उनकी काउंसलिंग जो है वो 16 तारीख से शुरू हो रही है। तो उनके लिए तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि 16 तारीख की काउंसलिंग पे अभी की अभी स्टे लिया जाए, बिकॉज सरकार इतनी जल्दी तो NIOS DELED को कंसिडर नहीं करेगी, खास करके जब इनके रूल्स में ये एक स्पेसिफिक पैराग्राफ है कि हम NIOS DELED को कंसिडर नहीं करेंगे, 18 महीने कोर्स को नहीं कंसिडर कर रहे। तो बड़ा जरूरी है कि जो TRE 2 चाहे TRE 3 जिसका भी काउंसलिंग होना है 16 तारीख से, उस पे इमीडिएटली विद इन 24 आवर्स एप्लीकेशन फाइल करके स्टे लिया जाए। सेम कि आप सुप्रीम कोर्ट का क्लैरिफिकेशन आ गया है, या तो आप NIOS DELED को आप इंक्लूड करिए, उसके बाद चलाइए, या जब तक आप इंक्लूड नहीं करते तब तक काउंसलिंग नहीं होगी। प्लस जो पहले काउंसलिंग हुई है 28/11/2023 के बाद, उन सबको कैंसिल किया जाए। ये कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है एज स्टेप लेना, तभी आप लोगों को जहां अपनी आपके पास, आप समझिए एक वेपन आ गया है, टूल आ गया है, उस टूल को आपको सही, या वेपन को सही जगह पे यूज करना है। तो अगर आप उस वेपन को सही जगह पे यूज नहीं करेंगे तो इस वेपन का कोई फायदा नहीं। और उस वेपन का ये मतलब है कि जितनी भी मेरिट लिस्ट बनी है 28/11/23 के बाद, वो फिर से रीड्रॉ होनी चाहिए। जितनी रिक्रूटमेंट्स बंद हुई है 18/11/2023 के बाद, वो फिर से रीओपन होनी चाहिए, जो रिक्रूटमेंट्स बंद हुई है। तीसरा, जो रिक्रूटमेंट्स ऑनगोइंग है, जिसमें अप्लाई नहीं हुआ है अभी तक, वो फिर से रीएप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए पोर्टल खोला जाना चाहिए। चौथा, ये जो रिक्रूटमेंट चल रही है जिसमें अप्लाई हो गया बट फर्स्ट या सेकंड काउंसलिंग में पार्ट नहीं लिया गया, उस काउंसलिंग को सेट असाइड करके री काउंसलिंग होनी चाहिए, बिकॉज प्रायोरिटी किसको मिलनी चाहिए? प्रायोरिटी मेरिट वाइज चलनी चाहिए। और अगर कोई NIOS DELED का छात्र, जो कि मेरे को लगता है आप लोग सबसे ज्यादा योग्य हैं, बिकॉज आप इन सर्विस भी थे, आपने फिर ये कोर्स भी किया, अल्टीमेटली जो ज्ञान आपको पढ़ाने से मिलता है, कहीं ना कहीं उतना ज्ञान आपको इससे, मतलब आप जो रेगुलर DLED उससे ज्यादा योग्य है, ऐसा मेरे को लगता है, बिकॉज आप इन सर्विस थे, इस कारणवश, और कोई कारणवश नहीं कि आपके पास टीचिंग कराने का एक्सपीरियंस ज्यादा है। जब टीचिंग कराने का एक्सपीरियंस ज्यादा है, और अगर उस क्राइटेरिया पे कोई आगे बढ़ता है, ऑफ कोर्स मैं रेगुलर DLED के अगेंस्ट नहीं हूं, बट मैं एक फैक्ट बता रहा हूं आपको, बड़े क्लियरली एक फैक्ट बता रहा हूं। मैंने शुरू से रेगुलर DLED वालों को रिप्रेजेंट किया है, और अभी भी जो इस मैटर में भी कुछ रेगुलर DLED के ऐसे आए जिनका क्लैश हो रहा था NIOS के साथ, मैंने उनको मना कर दिया। मैंने कहा कि जहां पे क्लैश होगा